हेलो साथियों, सबसे पहले आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। हम लोग आज चर्चा करेंगे इंग्लिश की, जिसमें पिछली वीडियो में हम लोगों ने V4 के बारे में पढ़ा था। तो V4 के बारे में हम लोगों ने बहुत सारा कुछ सीखा और बहुत कुछ सारा शेष रह गया था। तो उस बाकी चीज़ों की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक, तो V4 के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि यह जब V1 के साथ यानी वर्ब के पहले फॉर्म के साथ ing जुड़ जाता है तो ये V4 हो जाता है। और इसका प्रयोग अधिकांशतः किया जाता है जब कोई कार्य जारी हो या कोई कार्य चल रहा हो। तो ऐसे वाक्यों में हम V4 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब कभी कभी हम लोग जब कोई कार्य भूतकाल में प्रारंभ करते हैं, अभी भी हो रहा है और आगे भविष्य में भी जारी होने की बोध होती है या आगे भविष्य में भी वह कार्य जारी ही रहेगा, तो ऐसे वाक्यों में इसका तो प्रयोग होता ही है, साथ ही साथ इसके साथ समय सूचक शब्द का भी प्रयोग होता है। और समय सूचक शब्द के लिए इस्तेमाल होता है फॉर या सिंस का। ऐसे वाक्यों में अक्सर देखा गया है और अक्सर देखा जाता है कि ऐसे वाक्य जो बहुत पहले से प्रारंभ हुए हैं और अभी भी चल रहा है और आगे आने वाले समय में भी वह कार्य जारी रहेगा, तो ऐसे वाक्यों में हम समय सूचक शब्द के रूप में फॉर या सिंस का प्रयोग करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जैसे I have been suffering from fever for 2 days। मतलब I have been suffering from fever for 2 days, मतलब मैं 2 दिन, वहां पे देख रहे हैं, मैं 2 दिनों से क्या हूं, मैं 2 दिनों से बुखार से पीड़ित हूं। ठीक, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये हमको बतला रहा है कि मैं 2 दिनों से बुखार से पीड़ित हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको 2 दिन पहले बुखार लगा है और अभी भी बुखार है, और ये डेफिनेट नहीं कर रहा है कि आज हम ठीक ही हो जाएंगे या कल हम ठीक ही हो जाएंगे। यानी भूतकाल में कार्य प्रारंभ हुआ है, वर्तमान में जारी है और भविष्य में भी जारी रह सकता है। ऐसे वाक्यों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब कभी कभी हम यहाँ पे सोच में पड़ जाते हैं कि फॉर कहाँ लगाना है और सिंस कहाँ लगाना है। ठीक है दोस्तों, फॉर का इस्तेमाल कहाँ होगा या सिंस का इस्तेमाल कहाँ होगा, इसमें कभी कभी हम हौच पौच खा जाते हैं, उधर गुण में फंस जाते हैं। तो इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि यदि समय सूचक शब्द इंडेफिनिट हो, यदि समय सूचक शब्द इंडेफिनिट हो तो आप फॉर का इस्तेमाल कीजिए, और यदि समय सूचक शब्द डेफिनिट हो, यदि समय सूचक शब्द डेफिनिट हो तो आप सिंस का प्रयोग कर दीजिए। जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days, मतलब 2 दिनों से। अब ये 2 दिन हमें पता नहीं है कि सोमवार मंगलवार है या मंगलवार बुधवार है या गुरुवार शुक्रवार है, हमें पता नहीं है, लेकिन इतना पता है कि 2 दिन से है, या 2 जनवरी से 4 जनवरी है, या फिर 6-7 मार्च है, या 8-10 दिसंबर है, या 15-16 अप्रैल। यानी हमें ये पता ही नहीं चल पाता है कि ये जो बीमार है वह 2 दिनों से तो किस दिन की बात कर रही है। ठीक,
लेकिन यदि यहीं पे कर दिया जाए कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, यहां पे आप फॉर के बदले लगा देते हैं सिंस और यहां पे लगा देते हैं मंडे, तो आपका डेफिनेट हो गया कि हम जो है ना, हम सोमवार से बीमार हैं। कब से बीमार हैं? सोमवार से। और कैसे बीमारी से पीड़ित हैं? तो बुखार से पीड़ित है। तो ये आपका डेफिनेट हो गया कि भाई बीमारी है, यानी बुखार है, लेकिन कब से है? तो सोमवार से है। तो जब डेफिनेट हो, निश्चित हो, समय सूचक शब्द निश्चित हो, जैसे मंडे हो गया, जैसे संडे हो गया, जैसे क्या कहते हैं, आप डेट ले लीजिए, या फिर महीना ले लीजिए, या फिर ईयर ले लीजिए। ठीक, जैसे सपोज दैट के लिए मान लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं ही हैज बीन रीडिंग इंग्लिश since January 2020। मतलब he has been reading English since January 2020। मतलब वह अंग्रेजी पढ़ता रहा है, लेकिन कब से पढ़ता रहा है? जनवरी 2020 से। यानी जब ये देख रहे हैं, ये समय सूचक शब्द डेफिनेट है, निश्चित है। यदि निश्चित समय सूचक शब्द रहे तो वैसे समय सूचक शब्द के पहले सिंस का प्रयोग करिए, और यदि डेफिनेट नहीं है तो फॉर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो हम लोग देख रहे हैं V4 का इस्तेमाल, तो V4 के इस्तेमाल में क्या हम लोग देख रहे हैं कि यदि दो वाक्य एक साथ आए, यदि दो वाक्य एक साथ आए और उसमें से एक वाक्य V4 वाला हो, यदि दो वाक्य एक साथ आए, जिसको हम लोग आमतौर पे बोलते हैं कंबाइंड सेंटेंस। ठीक, तो कंबाइंड सेंटेंस में यदि कभी कभी हमें कॉम्प्लेक्स भी इसको बोलते हैं, तो जैसा सेंटेंस रहता है वैसे हिसाब से हम इसको बोलते हैं। तो जब ये कंबाइंड सेंटेंस रहता है और उसमें से एक सेंटेंस यदि V4 वाला हो, तो ये अक्सर पीछे इस्तेमाल किया जाता है, इसका प्रयोग पीछे किया जाता है। जैसे सपोज दैट के लिए मान लेते हैं आई saw him, मैंने उसे देखा। कब देखा? when he was running। मतलब I saw him, मैंने उसे देखा when he was running, जब वह दौड़ रहा था। यहाँ पे देख रहे हैं कि एक है ये सेंटेंस और एक है ये सेंटेंस। आई सॉ, मैंने उसे देखा, या आप इसको यहां से यहां तक भी बोल सकते हैं। तो ये यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। ये एक वाक्य ये दोनों ही वाक्य हैं, लेकिन यहाँ पे ये आपका हो गया पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, और ये हो गया आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये दो सेंटेंस है। तो हम कभी कभी होता है क्या कि हम इसी को मैंने उसे देखा जब वह दौड़ रहा था, ये इस तरह से यदि वाक्य रहेगा तब तो हम ऐसे बना लेंगे। लेकिन यदि इसी को पलट के यदि दे दिया जाता कि जब वह दौड़ रहा था
तब मैंने उसे देखा। तो आप इस वाक्य को भी ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये दूसरे तरीका से भी बनेगा, लेकिन आप इस सेंटेंस को भी ऐसे बना सकते हैं। तो हम क्या बात कर रहे थे चर्चा कि, या इससे हमें क्या पता चलता है कि यदि एक रूल आ रहा है, एक नियम आ रहा है कि यदि दो वाक्य एक साथ आते हैं और उनमें से एक वाक्य आपका V4 वाला हो, तो V4 वाले सेंटेंस अक्सर बाद में आते हैं, ठीक है। अब एक बात ये हो गई। इसके बाद इसका प्रयोग, किसका, V4 का प्रयोग पूर्व निर्धारित योजना, यानी यदि कोई विचार, यदि कोई कार्य पहले से ही तय किया हुआ है, तो ऐसे वाक्यों को दिखलाने के लिए या ऐसे वाक्यों को बतलाने के लिए भी V4 का इस्तेमाल किया जाता है। कैसे? जैसे सपोज दैट के लिए मैं कल फिजिक्स बतलाने वाला हूं, या मैं कल भागलपुर जाने वाला हूं, या मैं कल नहाने वाला हूं। यानी कोई भी सेंटेंस यदि भविष्य को करने वाला है, सब्जेक्ट उस कार्य को भविष्य में करने वाला है, तो ऐसे वाक्यों में हम V4 का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे I shall be going to मुंबई टुमारो। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं क्या कि आई शैल बी गोइंग टू मुंबई टुमारो, मैं कल मुंबई जाने वाला हूं या मैं जाऊंगा। यानी भविष्य में हम कोई घटना को अंजाम देने वाले हैं, कोई कार्य करने वाले हैं। तो जब कोई कार्य भविष्य में किसी सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, तो ऐसे वाक्य को बतलाने के लिए भी V4 का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम के तौर पर, और जैसे he was coming from Patna since Monday। मतलब he has आने वाला है ना, सभी इसको आप नीतीश कुमार will have been coming Navachya tomorrow। यहाँ पे देख रहे हैं कि नीतीश कुमार विल हैव बीन कमिंग नवगछिया टुमारो, मतलब नीतीश कुमार कल नवगछिया आने वाला है। तो इस तरह के वाक्यों में जो पूर्व निर्धारित रहता है वाक्य या पूर्व निर्धारित रहता है कार्य, तो ऐसे वाक्यों में भी हम किसका प्रयोग कर लेते हैं? ऐसे वाक्यों में भी हम V4 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे की बात की जाए तो
कभी कभी आपका जो ये V4 होता है, वर्ब का जो चौथा रूप होता है V4, ये कभी कभी सब्जेक्ट के रूप में भी कार्य करने लगता है, या सब्जेक्ट के रूप में। यहाँ पे आपको आश्चर्य होगा कि कभी वर्ब सब्जेक्ट होगा क्या, लेकिन कभी कभी वर्ब भी सब्जेक्ट हो जाया करता है, या सब्जेक्ट के रूप में उसका इस्तेमाल हो जाता है। अब जैसे आप देख सकते हैं, जैसे तैरना एक कला है। क्या है? तैरना एक कला है। तो ये हो जाएगा आपका स्विमिंग इज एन आर्ट, मतलब तैरना एक कला है। या आप बोल सकते हैं रनिंग इज यूजफुल फॉर हेल्थ, मतलब दौड़ना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। तो यदि आप देख रहे हैं कि ये V4 है और ये V4 यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे आया है, कर्ता के रूप में आया है, तो यही चीज हम आपको बतलाने के लिए ऐसे वाक्य का इस्तेमाल किए कि यदि कभी V4 सब्जेक्ट के रूप में आए तो वह अपने पहले ऑक्सिलरी वर्ब को नहीं लेता है, तब ऑक्सिलरी वर्ब V4 के बाद में इस्तेमाल होता है। ठीक है। यदि कभी किसी सेंटेंस में V4 सब्जेक्ट के रूप में आ जाए तो यह तब अपने साथ जो ऑक्सिलरी वर्ब लेके आता था वह ऑक्सिलरी वर्ब पीछे चल जाता है। ठीक। तो हम लोग देखें कि V4 का इस्तेमाल सब्जेक्ट के रूप में भी होता है। ठीक है दोस्तों। तो इंटर लेवल के स्तर से यदि बात किया जाए तो V4 का इस्तेमाल यहीं तक, तब तक जब तक कि हम नेक्स्ट वीडियो नहीं डालते हैं तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।